Hello everyone, welcome to our YouTube channel Administrative World। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ तो बहुत लिया, लेकिन आंसर राइटिंग कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। प्री तो बार बार क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन मेंस में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो कर ली, लेकिन जो कॉन्फिडेंस चाहिए था वो अभी भी नजर नहीं आ रहा। कैसे स्टार्ट करी जाए आंसर राइटिंग? क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आंसर राइटिंग में ध्यान रखने हैं? ऑप्शनल की आंसर राइटिंग क्या जीएस की आंसर राइटिंग से अलग होती है? क्या ऐसे एथिक्स जीएस में जिस तरीके से हमारी अप्रोच है, जो अप्रोच हम फॉलो करते हैं, क्या वो ऑप्शनल से अलग होनी चाहिए? ऑप्शनल कितना इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए? तब पीवाईक्यूज एक्चुअल में उतने बेनिफिशियल है जितने लोग बताते हैं? क्या हमें टॉपर की स्ट्रेटेजी पे फोकस करना चाहिए, या हम जैसा लिखते हैं हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है? क्या मुझे ग्रुप का पार्ट बनना चाहिए जो सब मिलकर के आंसर लिख रहे हैं, या मुझे मेरी इंडिविजुअल नीड्स, इंडिविजुअल जो वीकनेस है मेरी, उनके ऊपर मुझे ध्यान देना चाहिए ताकि मैं अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाऊँ? अगर इनमें से एक भी थॉट आपके मन में आ रहा है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। पिछले कुछ टाइम से हमारे पास ऐसी कैंडिडेट काफी हैं, काफी आ रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, जिनकी पर्टिकुलर नीड है आंसर राइटिंग को लेकर के, जिन्होंने या तो बार बार प्री क्वालिफाई किया है लेकिन मेंस में जो मार्क्स है उनके एक जगह स्टक हो चुके हैं, या जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैसे तो पढ़ चुके हैं लेकिन आंसर राइटिंग उनको समझ में नहीं आ रही है, कैसे स्टार्ट करें? या जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया लेकिन जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं तो उनको लगता है कि जो उन्होंने पढ़ा था वो रेलिवेंट है भी या नहीं है। कोर्स जब बाय करते तब भी यही क्यूरी आती है कि हमने जो पढ़ा है क्या वो इसमें काम आएगा एक्चुअल में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के तो बहुत डर लगता है। तो क्या इस तरीके का कोई कोर्स, कोई प्रोग्राम, कोई इनिशिएटिव हम ला सकते थे जो आपकी इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल करता हो, आपकी जो वीकनेस है, जो स्ट्रेंथ है आंसर राइटिंग में, उनको टारगेट करता हो? तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा इस इनिशिएटिव के बारे में जिक्र कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। राइट? तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सनलाइज्ड आंसर राइटिंग कोर्स है, यानी यहाँ पर हम भीड़ की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिलेक्टेड कैंडिडेट को लेकर के चलेंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट को। कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे उसका भी लास्ट में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसे हम उन 10-15 कैंडिडेट को सिलेक्ट करने वाले हैं। क्योंकि इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करना ये केवल आप ही डिसाइड नहीं करेंगे, आप हमारे पास आते हैं तो हम भी डिसाइड करेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है इस इनिशिएटिव का पार्ट बनने के लिए। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो यही है कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, अभी आप अपना ऑप्शनल शुरू ही कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है, तो ये इनिशिएटिव आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। बिकॉज हम इसमें उन लोगों को इंक्लूड करने वाले हैं जिन्होंने या तो मेंस लिखा है या मेंस लिखने वाले हैं, या जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक या दो बार पढ़ा है। राइट? जिन्होंने आंसर्स लिखे हैं, हम उन लोगों को इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा ना फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कुछ जो है वो हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये पर्सनलाइज्ड आंसर राइटिंग कोर्स है फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूपीएससी 2025 के लिए। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये यूपीएससी 2025 के लिए है एंड इट इज 100 डेज इनिशिएटिव। बने रहिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊंगी कि किस तरीके से ये इनिशिएटिव आपके लिए यूजफुल है और किस तरीके से इनिशिएटिव डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो नॉर्मल होते हैं और जो टेस्ट सीरीज होती है उनसे डिफरेंट है। ठीक है? तो ये जो इनिशिएटिव है ये पर्सनलाइज्ड आंसर राइटिंग कोर्स है। इट इज डिजाइन फॉर 100 डेज। स्टार्टिंग डेट है इसकी 10 सितंबर और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 20 दिसंबर। हमने ओवरऑल 100 डेज को जो है इसमें इंक्लूड किया है। कैंडिडेट लिमिटेड कैंडिडेट रखे गए हैं। 15 मैक्सिमम है, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम लिमिट इसमें डिसाइड करी गई है। बिकॉज हम आपकी हर छोटी से छोटी जो गलती होती है, हर एक वर्ड आप लिख रहे हो अपनी आंसर शीट के अंदर, उसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। किस तरीके से, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो इस कोर्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कोई भी जो एस्पिरेंट होता है, ठीक है, उसकी 100% वीकनेस भी नहीं और 100% वो अच्छा भी नहीं है आंसर राइटिंग में। कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव है उसकी राइटिंग में। तो वो आइडेंटिफाई कैसे करे जाए? अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो ना, तो मोस्ट ऑफ केसेस में यही होता है कि या तो कोई मेंस लिखा हुआ बंदा
या कोई ऐसा जिसने ऑलरेडी यूपीएससी प्रिपेयर किया, वो आपके आंसर जो है कॉपीज इवेल्युएट करता है। जिन्होंने, आई एम श्योर जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी उनको इसका एक्सपीरियंस रहा होगा अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का भी। मेरा यहाँ पे जो फोकस है वो किसी को एक मतलब डिसरिस्पेक्ट करना या उनके खिलाफ वो करना नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से जो कमियां हैं उनके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं ताकि हम इम्प्रूव कर पाए। तो यहाँ पर जो कमी सबसे बड़ी नजर आती है वो ये कि आप अपनी गलतियां, कॉमन जो मिस्टेक हैं आप उन्हीं पे घूमते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो गलतियां आप कर रहे हो आप उन तक नहीं पहुंच पाते। सेकंड, किस तरीके से आंसर को स्ट्रक्चर किया जाए कि हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। सेम बात कहनी है किस तरीके से हम कह सकते हैं, कुछ अलग वर्ड्स में, कुछ अलग वोकैब यूज करके, कुछ अलग सेंटेंस में हम कैसे उस बात को कह सकते हैं। क्या आपको एक्चुअल में उन कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है? क्या आपको सच में समझ में आता है कि डिफरेंस क्या है, उसके जो कहते हैं ना बिटवीन द लाइंस जो चीजें हैं, क्या आपको वो समझ में आती है? क्या आप जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं क्या वो आप में रियल टाइम इंप्रूवमेंट लेकर के आ रही है? क्या आपके डाउट सॉल्व हो रहे हैं, या आप भी एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद में उसी पैसिव एक्सरसाइज का हिस्सा बन जाते हैं? क्या आप सही से टाइम मैनेज कर रहे हैं? एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या है आपकी? क्योंकि अल्टीमेटली ये तो प्रैक्टिस है ना। प्रैक्टिस आप रियल में जा करके एग्जाम में जब बैठोगे तब जब आप किस तरीके से आंसर्स लिखते हो वो मैटर करता है। बहुत ही कम टाइम मिलता है एक आंसर को लिखने में। अगर आपने पीवाईक्यू देखे होंगे तो आपको पता होगा बहुत कम टाइम आपको दिया जाता है एक आंसर को लिखने में, उसमें सोचना। और इस लेवल के क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं ना, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, खास करके पेपर वन में अगर आप देखो तो उस लेवल के एनालिटिकल क्वेश्चंस को टैकल करना इन अ लिमिटेड टाइम सेल्फ इज अ बिग चैलेंज, वेरी बिग चैलेंज, राइट? तो हम इन सारी चीजों पे फोकस करने वाले हैं। कैसे? थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है इस पूरे कोर्स की वो समझ लेते हैं। तो ये डेली आंसर राइटिंग और मॉक टेस्ट को कंबाइन किया गया है 100 डेज में। ध्यान रखिएगा, 100 डेज में हम डेली आंसर राइटिंग को तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। डेली आंसर राइटिंग में इसलिए कह रही हूँ बिकॉज डेली बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर होगी। और मॉक टेस्ट एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद में उस यूनिट का कंप्लीट जो है मॉक टेस्ट होगा, यानी सेक्शनल टेस्ट जो है वो इंक्लूड करे गए हैं। यहाँ पर हम फोकस करेंगे 3 to 5 क्वेश्चंस पर डे। 5 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हम स्टार्ट करेंगे 3 क्वेश्चन से, फिर धीरे धीरे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बढ़ाते जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इन 3 से 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है वो आपका पीवाईक्यू भी डेफिनेटली होगा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। दूसरी चीज पीवाईक्यू इंक्लूड करने के साथ साथ कि हमारी जो बुकलेट है, क्वेश्चन बुकलेट है, वो भी आपको साथ में प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकें। देखो, मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से प्रिपेयर करते हो ना तो आप 80 to 90% क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हो, बशर्ते आपको पता हो कि पढ़ना क्या है, कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है। आप एनपीएम 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 चिल्लाते रहो, क्वेश्चन आ गया, एनपीएम का अकाउंटेबिलिटी पे क्या असर पड़ रहा है, एनपीएम का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की उस पर क्या असर पड़ रहा है, राइट? तो आपने पढ़ा टॉपिक लेकिन उस एस्पेक्ट से नहीं पढ़ा जिस एस्पेक्ट से यूपीएससी पूछती है। यहाँ पर हम आपकी मदद करेंगे, जो जिस तरीके से हमने सिलेबस या जिस तरीके से हमने टॉपिक को एक्सप्लेन किया है उसमें हमने कोशिश करी है कि छोटे से छोटे पॉइंट पे हम फोकस कर पाए, जहां पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, जिन एस्पेक्ट पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है उन तक हम आपको लेकर के जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसकी जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे कोर्स की वो है कि इसके अंदर लाइव आंसर राइटिंग जो है वो इंक्लूड करी जाएगी। अभी तक आपने इस तरीके के इनिशिएटिव जीएस के लिए देखे होंगे, बट ऑप्शनल के लिए लाइव आंसर राइटिंग ये अपने आप में कुछ नया है। कैसे होगी ये मैं बता देती हूँ। नॉर्मली हमें 3 क्वेश्चंस लिखने के लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और उस 45 मिनट में आप बिल्कुल स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे और आप अपने आंसर्स लिखेंगे, और उसी आंसर को आप लिमिटेड टाइम के अंदर स्कैन करके हमें प्रोवाइड करेंगे। 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा, यानी कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो टाइम अलाउड है वो फॉलो करा जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टाइम पर क्वेश्चन, मिनट्स पर क्वेश्चन ये और भी कम होता जाएगा। जितना चाहिए यूपीएससी के लिए उस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है? और हर एक क्वेश्चन पे हर एक एस्पिरेंट के लिए पर्सनलाइज्ड फीडबैक रहेगा। आपकी जो टेस्ट जो बुक है, मतलब आंसर बुकलेट है उसमें भी, और जो ऑडियो नोट है डेली बेसिस पे आपके आंसर्स को लेकर के कि आपने क्या इंप्रूव किया, क्या आप में वीकनेस है, उसके बारे में भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
और हम कोशिश करेंगे कि हर वीक के एंड में या हर यूनिट के एंड में हम आपको एक रिपोर्ट कार्ड दे पाए, जिसमें आपको और डिटेल में पता हो कि कैसे जो है आप आंसर को स्ट्रक्चर करने में, उसको प्रेजेंट करने में या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में कहाँ पर आपसे एक्चुअल में गलती हो रही है। और मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी कि नॉर्मली एक एस्पिरेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए जब वो इवेल्युएशन या एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है। तब मॉडल आंसर होंगे रेफरेंस के लिए, पूरा का पूरा आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस है उसको कवर किया जाएगा, इवन कुछ एक्स्ट्रा ही टॉपिक कवर किए जाएंगे जो ओवरऑल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट यूपीएससी उससे क्वेश्चन पूछती है। ये एक छोटी सी कम्युनिटी होगी उन लोगों की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डेप्थ में समझते हैं, ऑप्शनल के तौर पे आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिगिनर्स के लिए नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इस फील्ड में थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, कोर्स वगैरह उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, लेकिन प्रॉब्लम आंसर राइटिंग को लेकर के आ रही है। तो यहाँ पर पीयर रिव्यू अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेंगी। आप भी तो देख पाओगे ना, कई बार हम अपनी गलतियों से के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं, उनको भी बता पाते हैं, उनकी अच्छाइयों से सीखते हैं कि उन्होंने सेम चीज को कैसे लिखा, किस एंगल से देखा। तो पीयर रिव्यू अपॉर्चुनिटी भी आपके पास रहेगी। एंड वन ऑन वन मेंटरशिप एंड गाइडेंस। आई एम गोइंग टू टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस इनिशिएटिव। तो आपको जो भी डाउट आता है, जो भी दिक्कत आ रही है पर्सनली, जो जो आप मुझे लगता है कि इस एस्पिरेंट के साथ यहाँ पर वो अटक रहे हैं, क्योंकि कई बार है ना चीजें प्रेजेंट नहीं होती हैं, कई बार आपको साइकोलॉजिकली वो चीज देखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कोई कैंडिडेट आता है जो अभी इस साल जो है मेंस लिख रहा है, बट काफी प्रैक्टिस करने के बाद भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहा है, तो उसकी नीड्स अलग होंगी, उसके कंसर्न अलग होंगे। एक कैंडिडेट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा खासा लिख चुका है या जो बेसिकली अभी स्टार्ट करने वाला है, उसके कंसर्न, ठीक है, इन सबके कंसर्न, इन सबकी वीकनेस अलग अलग होती है। तो ये काम हमारा है वन ऑन वन मेंटरशिप में कि आपकी नीड्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से हम काम करें, प्रॉपरली आपको गाइड किया जाए, राइट। अच्छा, इवेल्युएशन कैसे होगा? तो इवेल्युएशन जो पहले सबमिट कराएगा उसका पहले होगा। सो इवेल्युएशन विल बी डन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, एंड 3 से 5 क्वेश्चन जो है वो डेली हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हमारा फोकस रहेगा यहाँ पे आंसर राइटिंग बेसिक्स पे, आंसर स्ट्रक्चर्स इन कंटेंट पे। आंसर राइटिंग बेसिक मीन्स क्या आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, क्या आपने क्वेश्चन की जो नीड थी उसको फुलफिल किया है, क्या आपने इंट्रोडक्शन ठीक से दिया है। देन आंसर की स्ट्रक्चर और कंटेंट, आपने लिखा क्या उसके अंदर, उस पर हम फोकस करेंगे। आपने प्रेजेंट कैसे किया, क्या आपने केस स्टडीज और एग्जाम्पल इंक्लूड किए जहां पर रेलेवेंट है। फुल लेंथ टेस्ट और फीडबैक रहेगा। फाइनल स्ट्रेटेजी एंड रिवीजन पे हम बात करेंगे, एंड इट विल बी वेरी इंटेंसिव आंसर राइटिंग, ठीक है, वेरी इंटेंसिव आंसर राइटिंग। अगर आप सच में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के साथ में यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं अच्छे मार्क्स के साथ, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, तो मैं कहती हूँ कि अगले 100 डेज अपने शेड्यूल का, अपने डेली शेड्यूल में से आप मुझे 2 से 3 आवर्स दे दीजिए, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके टिप्स पे होगा। ये जो कॉन्फिडेंस है ये इसीलिए आ रहा है बिकॉज मुझे पता है कि एक एस्पिरेंट में क्या वीकनेस होती है, कहाँ पे वो गलती कर रहा है और कैसे उसको सुधारा जा सकता है। एंड 100 डेज आर मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज बाकी मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छे परफॉर्म कर लोगे। 100 डेज आंसर राइटिंग के छोटे से छोटे पॉइंट में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट तक हम आराम से पहुंच पाएंगे। 100 डेज अपने आप में इंटेंसिव राइटिंग के लिए बहुत, हम ये मान सकते हैं बहुत अच्छा टाइम जो 100 डेज को कंसिडर किया जा सकता है। कैसे हम इवेलुएट करेंगे? आई थिंक दिस स्लाइड इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड दिस स्लाइड इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी ऑप्शनल के साथ में, जनरल स्टडीज के साथ में, ओवरऑल जो यूपीएससी को एम कर रहा है उसके लिए ये 6 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ वी एक्चुअली इवेलुएट योर आंसर, ठीक है। आप जो लिखते हो, आपको भी लग रहा होगा कि मैडम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है तो थोड़ा समझ लेते हैं कैसे इवेलुएशन होगा। आई टेल यू 6 पॉइंट्स जिनके बेसिस पे हम इवेलुएशन आपका करते हैं। जब मेरे पास फर्स्ट जो कॉपी आती है तो सबसे पहला जो मेरा कंसर्न होता है वो होता है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, क्या आपको पता था कि किसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या थिंकर्स पे है, बिहेवियर पे है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में है, पूछा क्या गया है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी ये फर्स्ट वो होता है कि इंट्रो, और वो मुझे इंट्रो से समझ में आता है। आपने 4 लाइनें इंट्रोडक्शन की थी ना, वहां से मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं है, राइट। देन वील फोकस ऑन द ग्रामेटिकल एरर एंड फैक्ट। आपको लगेगा ये कैसी मिस्टेक है, यस डेफिनेटली वी फोकस ऑन ग्रामेटिकल एरर।
ठीक है। ग्रामेटिकल एरर में मैं बहुत ज्यादा ये नहीं कहती कि हाँ आपको इन्हीं पे फोकस करना है, ऐसे ही लिखना है, नहीं। बट हाँ, जो बेसिक चीजें हैं कहीं आप उनमें तो गलतियां नहीं कर रहे हैं, कहीं आप कोई फैक्ट तो गलत नहीं बता रहे हैं, है ना। कई बार होता है कि फ्लो फ्लो में इंटेंशनली नहीं होता है, फ्लो फ्लो के अंदर कई बार गलती हो जाती है। जैसे एक ऐसे को लेकर के एक मेरे पास आया था, मतलब ऐसे सबमिट किया था, तो कुछ एग्जांपल्स चल रहे थे 3rd सेंचुरी बीसी, मतलब हिस्टोरिकल एग्जांपल चल रहे थे, अशोका और इनसे एग्जांपल दिया गया था। तो उसी फ्लो फ्लो के अंदर उन्होंने लिखा कि बुद्धा वाज बोर्न इन 3rd सेंचुरी बीसी। अब ये फ्लो में लिखा गया, हमें पता है, वो देख के अंदाजा हो रहा है कि बाकी फैक्ट सही है, बट वो फ्लो में भी तो देखो ना कितनी बड़ी गलती हो रही है। 3rd सेंचुरी बीसी नहीं है, वो 6th सेंचुरी बीसी है, राइट। लेकिन कितनी बड़ी मिस्टेक हो रही है अनजाने में। तो हमारा काम है कि ये मिस्टेक आप ना करें, फैक्ट्स पे एरर जो है, आप फैक्ट्स पे भी गलतियां ना करें, खास करके जो ग्रामेटिकल एरर है वो भी आप कमिट ना करें, ठीक है। कई बार ये होता है ना ग्रामेटिकल एरर में कि हम पूरा सेंटेंस ना लिखने की बजाय कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। कई बार हम ऐसी फॉर्म्स यूज कर देते हैं जो उतनी ज्यादा रेलेवेंट होती नहीं है, सामने वाला कंफ्यूज हो सकता है। कई बार जो हमारी लिखावट होती है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। तो यहाँ पर हमारा फोकस इन सारे एस्पेक्ट पर रहेगा। देन आई फोकस ऑन प्रेजेंटेशन पार्ट। तीसरा जो मेरा ध्यान जाता है वो जाता है प्रेजेंटेशन पे। क्या आपने प्रॉपर जो आपको स्पेस दिया गया था, क्या आपने उसको सही से यूटिलाइज किया है? लाइन एंड स्पेस कितना है? लाइन क्या आपने सही से लिखी है? देन क्या आपने डायग्राम का यूज किया है? ठीक है, माइंड मैप यूज किए हैं? क्या आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाई है? जहाँ इंट्रोडक्शन होना चाहिए था, जहाँ बेसिकली आपकी बॉडी पार्ट जिसको हम बोलते हैं, या कंक्लूजन जहाँ होना चाहिए था, क्या आपने कंप्लीटली उसको पैराग्राफ में डाल दिया या बुलेट पॉइंट भी आपने यूज करे? आपने एक्चुअल में उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे करा है, इस पे हमारा ध्यान जाता है, ठीक है। फोर्थ जिसपे हम फोकस करते हैं वो होता है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन में हम फोकस करते हैं कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में तो हम ये जानना चाहते हैं कि जिस टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक के बारे में आपको पता है या नहीं पता। लेकिन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन में हम देखते हैं कि टॉपिक में आपसे क्या पूछा गया था, क्या आपको वो पता है कि नहीं पता। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। देन आई फोकस ऑन द लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स व्हाट? वोकैबुलरी। आपको लगेगा ये कैसा इवैल्यूएशन होता है? बिल्कुल होता है। आपने कोई बात करी, कोई कुछ लिखा, आप वहां पे इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहे हो, फॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहे हो, सेम बात को कहने का तरीका क्या डिफरेंट हो सकता है? उससे बेहतर हो सकता है ना। जैसे हम कोई वर्ड यूज कर रहे हैं, कुछ भी XYZ वर्ड हम यूज करें, क्या इसके अलावा, इस पूरे सेंटेंस के अलावा कोई ऐसा वर्ड यूज किया जा सकता था जो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता उस सेंटेंस के लिए, उस जगह के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट होता, राइट। तो हम उसके ऊपर भी फोकस करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कितना डिटेल में जाते हैं, डेफिनेटली यही हमारा काम है, ये एक टीचर का काम होता है बेसिकली। हम छोटी से छोटी मिस्टेक आपकी पॉइंट आउट करते हैं, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज सो इंटेंसिव, राइट राइट। नेक्स्ट कम्स द टाइम मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, बट फोकस करिए, पहले हमने जो है वो क्वालिटी पे ध्यान दिया है, हमने कोशिश करी है क्वालिटी इंप्रूव करने की, और क्वालिटी अगर इंप्रूव हो गई तो फिर स्पीड को बढ़ाना ज्यादा चैलेंजिंग टास्क नहीं हो। अगर जिन्होंने कंप्यूटर टाइपिंग करी हो तो उनको पता है कि पहले हम कोशिश करते हैं कि एरर ना हो, लिखने में गलती हमसे ना हो, और फिर हम स्पीड पे फोकस करते हैं। कुछ ऐसा ही है, टाइम मैनेजमेंट पे भी हम ध्यान देंगे। तो ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बेसिकली हम फोकस करने वाले हैं इस पूरे इनिशिएटिव में, राइट। तो मुझे लगता है कि अगर इन 6 पॉइंट्स पे आपने काम कर लिया, अब आप ये मत सोचने लग जाना कि ये 6 पॉइंट्स तो मुझे पता चल गया, मैं खुद से इवेलुएट कर सकता हूँ। ठीक है, आप खुद से भी इवेलुएट कर सकते हैं, लेकिन जो ये पॉइंट आपको बता रहा है, जिसने ये गलतियां ढूंढी है, वो सोचो वो खुद इवेलुएट करे तो कितना अच्छा होगा। आपको कितने ज्यादा नई चीजें आपको पता चलेंगी जो आप इंप्रूव कर सकते हैं, जो बेहतर बना सकते हैं, राइट। सक्सेस फॉर्मूला क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, किसी भी ऑप्शन के लिए? सक्सेस फॉर्मूला बहुत सिंपल है। रेगुलर प्रैक्टिस करें, फीडबैक बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंटली इंप्रूव करें। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक महीने का काम नहीं है, कंसिस्टेंटली इंप्रूव करना चाहिए। आपका आज आपके कल से बेहतर होना चाहिए, और आपका आने वाला कल आपके आज से और भी बेहतर होना चाहिए, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कितना बेहतर आप उसको इंप्रूव करते हैं। Then strong theoretical understanding. You need to have good conceptual understanding of public administration. Without that आप बहुत ज्यादा सक्सीड नहीं कर पाओगे। आजकल ना प्रॉब्लम होती है,
हमें लगता है कि हमें कोई चीज समझ में आ गई तो हम उसको बहुत लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएंगे, बहुत लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अपने आप पे ना थोड़ा विश्वास कम करिए। अपने आप को ना मतलब थोड़ा सा जो है, आप एक जो आइडियल इमेज लेकर के आप अपने घूम रहे हैं उससे थोड़ा नीचे आइए। अपने आप पे डाउट करिए कि क्या एक्चुअल में मुझे ये याद रहेगा, क्या मैं उतना एलिजिबल हूँ, क्या कोई स्कोप नहीं है बेहतर होने का, क्या कोई गलती नहीं है। अपने आप पे थोड़ा डाउट करिए, अपने आप से क्वेश्चंस पूछिए, एंड देन यू कैन सी आप कितना बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर पा रहे हैं। राइट। रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड केस स्टडीज। जिन लोगों ने हमारी बुकलेट परचेज किया उनको भी पता होगा, जो हमसे जुड़े हैं उनको भी पता होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रियल लाइफ से हम कितना बेहतर तरीके से अरेंज कर पाते हैं। मतलब रियल में जो चीजें हो रही हैं उसमें हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल कैसे देखने हैं। जैसे हमारे प्रोफेसर वो कहते हैं कि आप जो कुछ भी देख रहे हो, सराउंडिंग रियलिटी को जब आप देख रहे हो तो अपने सब्जेक्ट का चश्मा लेकर के जाओ। अब मतलब ये नहीं है कि मैं स्टेक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेक्स लेकर के घूमूं। कहने का अर्थ ये है कि जो कुछ आपके सराउंडिंग में हो रहा है उसको आप अपने फील्ड के, अपने सब्जेक्ट के नजरिए से देखो कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। इसमें जैसे जिन लोगों ने न्यूज वगैरह फॉलो करी, जो राजस्थान से है वो जानते हैं कि अभी फिलहाल है ना राजस्थान यूनिवर्सिटी में काफी लंबे टाइम से स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन को लेकर के प्रोटेस्ट हुए। राइट। तो वो डेली ना जो फ्रंट गेट है उसके ऊपर कब्जा करते हैं और वो उनका चलता है, ठीक है, वो उनके राइट्स है। बट उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल क्या है? ठीक है, वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ऐसी सिचुएशन आपके सामने नहीं आती क्या? ऐसी सिचुएशन एडमिनिस्ट्रेशन भी तो फेस कर रहा है। रेलिवेंट रेलिवेंट नहीं बन रहा है एडमिनिस्ट्रेशन तो प्रॉब्लम आएगी। राइट। डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहा है, सिटीजन ओरिएंटेड नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के भी अपने कंसर्न है, उनको कैसे डील करना है। तो ऑलवेज वियर योर सब्जेक्ट स्पेक्स व्हेन यू आर सीइंग अराउंड और एग्जिस्टिंग रियलिटी अराउंड। ओके। एंड इससे ना थोड़ा और आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छे से समझ पाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। ये सब चीजें आपके पास इनफाइनाइट टाइम नहीं है। आप, हाँ, अगर आप एक स्कॉलर है, रिसर्च करना चाहते हैं तो शायद आप पूरी जिंदगी इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट आपके मन में एक ही टारगेट होना चाहिए कि लिमिटेड टाइम में, मेरे पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट नहीं है, यूपीएससी ने दे दिए लेकिन मेरे पास, मुझे अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना है। यूपीएससी के एग्जाम को देने का जो मेरा डिसीजन था, इसको 1 या 2 साल मैक्सिमम इतना ही मुझे ट्राई करना है। बट इस दौरान मुझे बेस्ट ट्राई करना है अपना। इस दौरान मुझे कोई इनडिसिप्लिन, कोई भी जो डिस्ट्रैक्शन है वो मुझे नहीं चाहिए। आई हैव टू बी वेरी फोकस्ड। राइट। तो टाइम मैनेजमेंट न केवल आंसर राइटिंग में बट बल्कि आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपके डेली शेड्यूल में, आपके मंथली टारगेट्स में वो टाइम मैनेजमेंट जो है वो नजर आना चाहिए। ठीक है, ये है आपका यूपीएससी में सक्सेस फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं कि हम उन 10 कैंडिडेट को या 15 कैंडिडेट को कैसे सेलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम कैसे सेलेक्ट करने वाले हैं। मैक्सिमम 15 की स्ट्रेंथ है बट अभी फिलहाल हम 10 ही कैंडिडेट को इंक्लूड कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं क्या कुछ है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबसे, मतलब पहली जो नीड है, जो हमारी तरफ से कंडीशन है सबसे पहली, वो यही है कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और ये मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको नॉलेज है या नहीं है? तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट डिजाइन कर रखा है 50 मार्क्स का। उसमें कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब कुछ आपने टिक करने हैं और कुछ आपने लिखने हैं। राइट। तो ये एग्जाम 50 मार्क्स का है और इस एग्जाम में मिनिमम 35% मार्क्स स्कोर करना जरूरी है। यानी कि 17.5 मार्क्स को स्कोर करना जरूरी है, ताकि मुझे पता चल पाए कि हाँ आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक नॉलेज है। अच्छा, जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है लास्ट 3 इयर्स में, 2022, 23, 24 वालों को तो चल ये नहीं है, बट 22, 23 में जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है, 21 में भी जिन्होंने किया है, उनके लिए ये जो पूरा एग्जाम वाला है ये एग्जाम्प्टेड रहेगा। ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि आप भी इस एग्जाम को दें ताकि आपको आइडिया हो सके कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और क्या आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ओके। तो ये 50 मार्क्स। अब आप बोलोगे कि यूपीएससी तो पूरा सब्जेक्टिव होता है तो आप ऑब्जेक्टिव क्यों लेके आए हो? मुझे ये भी तो चेक करना है कि आपको फैक्ट्स याद है कि नहीं है। कैसे चेक करूंगी मैं? इसके थ्रू। ठीक है, तो ये पूरा पेपर डिजाइन किया गया है और ये पेपर आप कब से कब तक दे सकते हो? तो 2 दिन के लिए विंडो ओपन है। ठीक है, 2 दिन के लिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि एग्जाम टाइम जो है वो आप फ्राइडे शाम 6 बजे से लेकर के संडे शाम 6 बजे तक, ठीक है, शुक्रवार 6 बजे से लेकर के रविवार 6 बजे तक जो है
आप ये एग्जाम दे सकते हैं। कभी भी आप आइए, क्वेश्चन पेपर जो है डिमांड आप रखेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा और विद इन 30 मिनट्स, ठीक है, विद इन 30 मिनट्स आपको ये कंप्लीट करके सबमिट करना होगा। क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ लिख करके आपको विद इन 30 मिनट्स ही अपना जो है वो सबमिट करना होगा। और ये जो इंटेंसिव आंसर राइटिंग इनिशिएटिव है ये 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। कैसे प्रोसीड करेंगे हम, तो आप सबसे पहले एग्जाम दीजिए, आपका एक मिनिमम अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं तो उसके बाद में हम आपको बताएंगे, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि हाँ यस यू आर एलिजिबल, नाउ यू कैन प्रोसीड फर्दर। प्राइसिंग में बता देती हूँ, 100 डेज इनिशिएटिव है तो प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा गया, बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ कुछ लोगों को बहुत ज्यादा लग सकता है बट एक्चुअल में बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला है आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को लेकर के। तो 7,999 इसकी टोटल अमाउंट रखी गई है। और अभी फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट क्या बता रही हूँ मैं, 10 कैंडिडेट को ही अलाउ कर रहे हैं। एंड इन एन एनी केस हमें लगा कोई बहुत एक्सेप्शनल स्टूडेंट है, बहुत एक्सेप्शनल एस्पिरेंट है जिसको एक्चुअल में इसकी नीड थी बट बहुत बाद में उस तक ये वीडियो पहुंची, बात बहुत बाद में वो ज्वाइन कर पा रहा है, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन के तौर पे है। नॉर्म ये है कि हम 10 कैंडिडेट को लेकर के चलेंगे और इसका ये प्राइस है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं एप्लीकेबल होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो नीड है इसमें सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी के 3 लोग जो है वो और भी जुड़े हुए हैं, तो उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है और क्वालिटी के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज ना कर पाए, इसलिए हम चाहते हैं कि क्वांटिटी के साथ आप भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना करें, राइट। जो लोग हमारे ऑलरेडी किसी इनिशिएटिव का पार्ट बन चुके हैं उनके लिए भी, और जो फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए भी ये अमाउंट जो है हम एक फिक्स अमाउंट हमने रखी है सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके, राइट। तो कैसे आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, कहाँ से आपको एग्जाम वगैरह सब कुछ मिलेगा, तो कांटेक्ट आप हमें करेंगे 9896859767 के ऊपर, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और एग्जाम भी आपको जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको फाइल जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, राइट। उसका आप एग्जाम कैसे देना है उसके रिगार्डिंग आप हमें कॉल कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि एग्जाम दे के देख लें हम कितना इम्प्रूव कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा उस चीज को लेकर के ठीक है, कोई बात नहीं, आप एफर्ट करिए, बट मैं सीरियस एस्पिरेंट से चाहती हूँ कि आप लोग आइए, इतना बेहतर इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लाया गया है तो इसका जितना हो सके फायदा उठाइए, राइट। ध्यान रखिएगा, आपकी नीड्स को ध्यान में रखा गया है यहाँ पर। ये स्लाइड वैसे मुझे लास्ट में ऐड करनी चाहिए थी बट मैं फिर भी कह रही हूँ दैट वी विल फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड यू राइट। हम आपने जो लिखा है और आपने क्यों लिखा है, आप क्या सोच रहे थे लिखते टाइम, वहां तक भी हम फोकस करते हैं, ठीक है। फिलोसफी ऑफ वर्ड्स, ये हालांकि मैंने फ्रेज खुद कॉइन करी है इसको, मतलब मैं इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रही हूँ। वैसे फिलोसफी ऑफ वर्ड्स भी होता है शब्द, जो है हम क्या कह रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, उनका भी अपना एक मीनिंग होता है, हम उस मीनिंग पे हम फोकस करेंगे, राइट। तो ये था हमारा कंप्लीटली डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रोग्राम। लास्ट में जाते जाते मैं बता दूं कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम टेस्ट सीरीज एंड आपका जो डेली आंसर राइटिंग होता है उसमें ये क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ही एक्सरसाइज बहुत पैसिव एक्सरसाइज होती है। व्हाट डज इट मीन बाय पैसिव एक्सरसाइज, आप लिखते हो, आप अपने आंसर्स को सबमिट कराते हो, आपको फीडबैक मिल जाता है, बात खत्म। यहाँ पर भी यहाँ पर इंटरेक्शन का टाइम बहुत कम होता है, यहाँ पर लाइव जो आप एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको लिखना है उसका बहुत कम स्कोप होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो होता है फीडबैक के ऊपर। यहाँ पर फीडबैक बहुत जनरलाइज्ड फीडबैक होते हैं, बट जो इस पूरे इंटेंसिव आंसर राइटिंग प्रोग्राम के अंदर जिस तरीके से मैं इवेलुएट करने वाली हूँ या हम इवेलुएट करने वाले हैं, आई टोल्ड यू हम कौन से 6 पॉइंट पे ध्यान रखने वाले हैं, राइट। आपको पता है, स्टैंडर्ड्स आपको पता है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप इस इनिशिएटिव को बहुत पॉजिटिवली लेंगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस पे आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे जुड़ेंगे और हम 10 बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर पाए जो यूपीएससी 2025 में ऑप्शनल में 300 प्लस इजीली स्कोर कर पा रहे हैं। उनके लिए 300 कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, राइट। हम चाहते हैं कि जो हाईएस्ट स्कोर रहा हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो उन लोगों का हो जो इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। अगर वैसे आप कोई इनिशिएटिव से जुड़े नहीं हो हमारे, लेकिन आप वैसे ही यूट्यूब चैनल से जुड़े हो, तो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड हमेशा आपकी मदद के लिए है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही था, मुझे लगता है ये काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आई थिंक लास्ट में मैं कुछ इंक्लूड कर देती हूँ,
बेसिकली है कौन जो ये इवेलुएट करेंगे, तो जो मुझे जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं। मेरा नाम मनीषा सिंह है और मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा बैकग्राउंड रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। मैंने ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, देन यूजीसी नेट, एंड फाइनली आई एम परसुइंग पीएचडी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 2019 ऑनवर्ड में कॉन्टिन्यूसली टीच कर रही हूँ, यानी कि 2019 से लेकर के 2024 तक पिछले 5 सालों का मुझे जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अभी फिलहाल मैं पीएचडी परस्यू कर रही हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। तो ये मेरा छोटा सा आप यू कैन से बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है। आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये जो डिजाइन किया गया है आपके लिए, ये बहुत ही छोटे से छोटे पॉइंट को ध्यान में रख करके जो है वो डिजाइन किया गया है। बिकॉज ऑप्शनल में ना आपको जनरल आंसर की जरूरत नहीं होती, ऑप्शनल में आपको एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, जिनको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, जिनको डेप्थ में अपने सब्जेक्ट के बारे में पता है, राइट? आपको ऐसे चाहिए। और अगर आप किसी और ऑप्शनल की तरफ भी जाते हैं ना, चाहे वो PSIR हो, चाहे फिर वो फिलोसफी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, तो भी ऐसे टीचर्स को तलाशिए जिनको एक्चुअल में इन डेप्थ में अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, राइट? ओके देन, ऑल द वेरी बेस्ट। और लेट्स सी कि अगले 2 दिन में, मतलब फ्राइडे से लेकर के संडे तक, कितने सारे लोग जो हैं इसमें एनरोल करते हैं। ठीक है, एनरोलमेंट के बाद में आपको जो पूरा शेड्यूल है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 सितंबर से। अब जो लोग लेट करेंगे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लेट करेंगे। अगर वो 11-12 को भी ज्वाइन कर रहे हैं तो 2 दिन का आंसर राइटिंग सेशन उन्होंने मिस कर दिया, वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इंस्टीट्यूट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसीलिए कह रही हूँ जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करिए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला पॉलिसी तो डेफिनेटली यहाँ पर भी रहेगी ही। इन इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा कि वी आर स्ट्रिक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम 10 सितंबर। ठीक है, चलिए जी, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।